बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 3.2 पूरी तरीके से कर ली थी और आज हम लोग स्टडी करेंगे एक्सरसाइज 3.3 के लिए जो इंट्रोडक्शन है। क्योंकि 3.3 एक्सरसाइज आप लगा पाएंगे अगर आप उससे पहले की जो कुछ बातें हैं उनको समझेंगे, ठीक है। इसलिए हमने मैट्रिक्स में एक्सरसाइज 3.3 इंट्रोडक्शन आज करेंगे। एक्सरसाइज 3.3 के इंट्रोडक्शन में सबसे पहले जो चीज आपको स्टडी करनी है दैट इज ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, हिंदी में इसे हम आव्यूह का परिवर्त बोलते हैं। किसी भी आव्यूह का परिवर्त हम कैसे बनाते हैं ये हमको सीखना है और इससे जुड़ी हुई और भी भाई कई सारी बातें सीखेंगे। ओके, सबसे पहले ये देखते हैं हाउ कैन वी फाइंड आउट द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी भी आव्यूह का हम परिवर्त कैसे पा सकते हैं। तो मैं आपको बताऊं, बड़ी सिंपल सी चीज है। जो भी मैट्रिक्स आपके पास है उस मैट्रिक्स की जो रो है, रो और कॉलम दो चीजें आपको बताई गई हैं, उस मैट्रिक्स की रो को कॉलम से इंटरचेंज कर दो। जैसे जो एलिमेंट्स रो में लिखे हुए हैं उनको बस आप फर्स्ट रो में उनको फर्स्ट कॉलम बना दो, सेकेंड रो में जो एलिमेंट है उनको सेकेंड कॉलम बना दो, थर्ड रो में जो एलिमेंट है उनको थर्ड कॉलम बना दो। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो जो नया मैट्रिक्स आपको मिलेगा दैट विल बी द ट्रांसपोज ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। ओके, तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, आव्यूह का परिवर्त आव्यूह कैसे पता लगाया जाता है। तो मैट्रिक्स obtained by interchanging rows with columns। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर से सुन लीजिए, मैट्रिक्स एक ऐसा आव्यूह, अ मैट्रिक्स एक ऐसा आव्यूह ऑब्टेन्ड जो बनाया जाता है क्या करके, बाय इंटरचेंजिंग अदला बदली करके, रोज विथ कॉलम एक ऐसा मैट्रिक्स जो रो को कॉलम्स के साथ में इंटरचेंज करके अदला बदली करके बनाई जाती है उसे हम ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैं एक यहां पर लेता हूं मैट्रिक्स, आप थोड़ा ध्यान से देखिए। मान लेते हैं लेट वी हैव अ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। Suppose we have this matrix, okay, and we have to find the transpose of this matrix। हमें इस आव्यूह का ट्रांसपोज पता लगाना है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए, देन ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। सबसे पहले तो मैं एक चीज आपको बताऊंगा कि किसी भी मैट्रिक्स, अगर कोई मैट्रिक्स ए है तो उसके ट्रांसपोज को हम कैसे प्रदर्शित करेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, सो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स वी कैन रिप्रेजेंट इट बाय टू वेज, दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट, ए के ऊपर ऐसा छोटा सा टी बना के ट्रांसपोज ऑफ ए। ओके, या तो हमारे पास एक दूसरा तरीका है ए डैश, जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है उसके साथ आपको एक ये डैश लगा देना है। इट मीन्स you can represent the transpose of a matrix by two ways। either you can represent it by at or you can represent it by a dash। okay, अच्छा, अब कैसे बनाएंगे हम at या a dash को, at और a dash, उसको मैंने आपको क्या बोला कि जो रोज हैं उनको कॉलम्स के साथ इंटरचेंज कर दीजिए। अभी मैंने आपको बताया भी था, इसकी फर्स्ट रो देखिए क्या है। फर्स्ट रो है 1 2 3 सॉरी, फर्स्ट रो है 1 2 3। आप इस फर्स्ट रो को उठा के इसका फर्स्ट कॉलम बना दो 1 2 3। देखिए बेटा, ये रो थी 1 2 3, हमने 1 2 3 एलिमेंट लिए और कॉलम में रख दिए। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में ही लिखा जाएगा, ये आप याद रखिए।
आप कभी ऐसा नहीं कर सकते कि फर्स्ट रो को आपने इंटरचेंज तो किया लेकिन सेकंड कॉलम में लिख दिया, ये नहीं करेंगे आप। फर्स्ट रो है तो फर्स्ट कॉलम में ही लिखेंगे, सेकंड रो सेकंड कॉलम बना देंगे 4 5 6, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना देंगे 7 8 9। बस इस तरीके से किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आप बना सकते हैं, किसी भी मैट्रिक्स का परिवर्त आप बना सकते हैं। ओके, आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। एक चीज और मैं आपको बताता हूं, ट्रांसपोज करने पर मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज होता है या नहीं होता। यहां पर ये मैट्रिक्स किस ऑर्डर की थी, ये मैट्रिक्स थी 3/3 ऑर्डर की, तो ये जो मैट्रिक्स बनी ये किस ऑर्डर की बनी, आंसर है ये भी 3 × 3 में ऑर्डर की बनी। आपको क्या लगता है कि जब किसी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज बनाते हैं तो उसका ऑर्डर चेंज होता है कि नहीं होता। यहां से लग रहा है कि चेंज नहीं होता, लेकिन एक और एग्जांपल देखिए जरा आप। लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। व्हाट इज इट्स ऑर्डर, इट्स ऑर्डर इज 2 × 3। अब ट्रांसपोज ऑफ ए, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए डैश या ए टी इज इक्वल टू, जो आपको इजी लगे वो आप लिख दीजिए। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देना है, तो 1 2 3 4 5 6। बस इसका ऑर्डर देखिए क्या है, इसमें 3 रोज हैं 2 कॉलम्स है, तो इसका ऑर्डर 3/2, 2/3 3/2। अब यहां देखने से लग रहा था कि ऑर्डर चेंज नहीं होता, पर यहां देखकर आप समझ जाएंगे कि ऑर्डर चेंज होता है। फर्क किस बात का है कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स थी। स्क्वायर मैट्रिक्स में ऐसा लिखो या पलट के ऐसा लिखो ऑर्डर बदलता नहीं है, लेकिन अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, अगर वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है जिसमें नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, तो उसमें आपको साफ दिखेगा कि ऑर्डर चेंज हो जाता है। ठीक, ओके, ये ट्रांसपोज हो गया मैट्रिक्स का। इसमें ठीक है, ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं बेटा, उनको हम देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्रांसपोज। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज, क्या प्रॉपर्टीज हैं, ध्यान से देखें बेटा। प्रॉपर्टी नंबर 1, ट्रांसपोज की जो पहली प्रॉपर्टी वो ये है कि अगर किसी मैट्रिक्स का आपने ट्रांसपोज निकाला हुआ है, किसी मैट्रिक्स का आपने एक बार ट्रांसपोज निकाला और ट्रांसपोज निकल के जो आया उसका फिर से एक बार आपने अगर ट्रांसपोज कर दिया, फिर से एक बार ट्रांसपोज कर दिया, देन यू विल गेट द सेम मैट्रिक्स विच वॉज गिवन टू यू। तो आपको वही मैट्रिक्स मिल जाएगी जो मैट्रिक्स आपको दी गई थी। ठीक है, तो कहने का मतलब सिंपल शब्दों में अगर मैं कहूं तो ये कि अगर किसी अवयव का 2 बार ट्रांसपोज आप कर देंगे इस तरह से, तो आपको फिर से वही अवयव मिल जाएगा जो आपको दिया गया था। ठीक है, दिए गए अवयव का 2 बार ट्रांसपोज करने से पुनः दिया गया अवयव ही मिल जाता है आपको। एक तो ये याद रखनी है एक प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी ये कि अगर एक मैट्रिक्स ए है और उसके साथ एक स्केलर नंबर के से मल्टीप्लाई है और उसका हम ट्रांसपोज निकालें, हमारे पास मैट्रिक्स ए है, उस पे एक स्केलर नंबर के से हमने मल्टीप्लाई किया हुआ है और इस पूरे का अगर हम ट्रांसपोज निकालें तो ये किसके इक्वल होगा, ये होगा आपको सिचुएशन पे ए का ट्रांसपोज करना है और उसमें के को मल्टीप्लाई करना है। कहने का मतलब यूं कि ट्रांसपोज से के अप्रभावित रहेगा। किसी भी मैट्रिक्स के साथ जिस स्केलर नंबर का मल्टीप्लिकेशन होता है वो स्केलर नंबर उसके ट्रांसपोज से इंडिपेंडेंट होता है, उसको उस पर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो अगर आप के ए का होल डैश निकालते हो, के ए का आप ट्रांसपोज निकालते हो तो के मल्टीप्लाइड बाई ए डैश आ जाएगा। ठीक है, थर्ड नंबर पे
मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास दो मैट्रिसेस हैं ए और बी, और उन दोनों मैट्रिसेस की सम का आप ट्रांसपोज निकाल रहे हो, उनके योग का अगर आप ट्रांसपोज निकालते हो तो ये किसके इक्वल होगा? ये दोनों के अलग अलग ट्रांसपोज के जोड़ के बराबर होगा। अगर आप ए और बी का जोड़ करके ट्रांसपोज निकालना चाहते हो तो ये वैल्यू किसके बराबर होगी? ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, दोनों के अलग अलग ट्रांसपोज के जोड़ के बराबर आ जाएगी। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी है, इफ वी हैव टू मैट्रिसेस ए एंड बी एंड हियर they are in multiplication AB and the transpose of AB, we are finding the transpose of AB, we are finding the transpose of multiplication of two, दोनों अवयवों के गुणनफल का हम ट्रांसपोज निकालने चाहेंगे तो उसकी जो वैल्यू आती है वो आती है B डैश इंटू A डैश। ये बहुत याद रखें, बच्चे इसमें बहुत गलती करते हैं कि अगर AB होल डैश लिखा है तो वो A डैश इंटू B डैश लिखते हैं, बट नो, इट इज नॉट सो। होल ट्रांसपोज ऑफ ए बी इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय ट्रांसपोज ऑफ ए। आपको याद होगा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में जो क्रम होता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर बहुत मायने रखता है। ए पहले आ रहा है, बी बाद में आ रहा है तो वैल्यू अलग आती है, और बी पहले और ए बाद में आएगी तो वैल्यू कुछ और आ जाती है। इसलिए जब भी आप ए बी का ट्रांसपोज निकालें तो पहले बी का ट्रांसपोज लिखें, फिर आप ए का ट्रांसपोज लिखें। जो बाद में आता है उसका ट्रांसपोज पहले, जो पहले आता है उसका ट्रांसपोज बाद में। सो दीज आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। आई होप कि ये प्रॉपर्टीज आपको समझ में आ गई होंगी। इस तरीके के कभी कोई क्वेश्चन मिलेगा तो हम उस पर यूज करेंगे, और नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं है। वैसे ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि प्रॉपर्टीज पढ़ाई जा रही हैं तो जरूर इस पर बेस्ड कोई ना कोई क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। सो दिस इज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ये अवयव का परिवर्त हो गया। कैसे निकालते हैं, कैसे प्रदर्शित करते हैं, क्या तरीका है, क्रम बदल जाता है कि नहीं बदल जाता। सो इन फाइंडिंग द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ऑर्डर विल चेंज, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स विल चेंज। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स विल चेंज। ओके, ये आप याद रखिए ट्रांसपोज निकालने में। और ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं ट्रांसपोज की। अब ट्रांसपोज पर बेस्ड दो तरीके की अवयव आपको मिलते हैं। जैसे आपको याद होगा बेटा, इससे पहले भी हमने अवयव के टाइप्स पढ़े थे, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स वगैरह वगैरह मैट्रिसेस हमने पढ़ी हुई थी। लेकिन क्योंकि अभी हमने ट्रांसपोज पढ़ा है तो ट्रांसपोज की बेसिस पर भी दो मैट्रिक्स और आती हैं। एक का नाम है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और दूसरी होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो क्योंकि वो ट्रांसपोज के बेसिस पर है इसलिए ये दोनों मैट्रिसेस हमने वहां नहीं पढ़े थे, ये दोनों मैट्रिक्स अब हम यहां पर पढ़ेंगे। सो प्लीज आप इसे नोट कर लीजिए, इसके बाद हम उन मैट्रिसेस पर आते हैं। ओके, देखें बेटा, नेक्स्ट मैट्रिक्स जो हम ले रहे हैं, मैंने जैसे कि बोला कि ट्रांसपोज के बेसिस पर दो मैट्रिसेस हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। उनमें से एक मैट्रिक्स होगी जिसका नाम है सममित अवयव। सममित अवयव अंग्रेजी में सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। क्या होती है ये सममित अवयव, मैं आपको बताऊं। इफ आई स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ A is a square matrix and A dash is equal to A, then A is called symmetric matrix. A is called symmetric matrix. ओके, देखिए ध्यान से बेटा, क्या हमने लिखा है। इफ A इज आई स्क्वेयर मैट्रिक्स, अगर A एक वर्ग अवयव है, वर्ग अवयव है मतलब, वर्ग अवयव होने का मतलब है कि उसका जो ऑर्डर है, उसके जो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स हैं दे आर इक्वल टू ईच अदर। ओके, तो अगर A कोई वर्ग अवयव है और
ए ट्रांसपोज ए के बराबर है, मतलब ए एक वर्ग अवयव होने के साथ साथ जब हम ए का ट्रांसपोज निकालते हैं तो खुद ए आ जाती, वही मैट्रिक्स आ जाती है। अगर कभी ऐसा हो जाए तो उस वक्त जो हमें गिवन मैट्रिक्स होगी ए, उस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये एक सममित अवयव है। फिर से, यदि ए एक वर्ग अवयव है और ए का ट्रांसपोज जब हम निकालते हैं तो वो खुद ए के ही इक्वल आ जाता है। ऐसी हालत अगर है किसी मैट्रिक्स की, ऐसी सिचुएशन है अगर किसी मैट्रिक्स की, तो वो वाले मैट्रिक्स को हम बोलते हैं कि ये एक सममित अवयव है। ओके, अच्छा, अब इसमें एक एग्जांपल ले सकते हैं। एक चीज आप देखें, अगर ए डैश ए के इक्वल है, हमने रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दिया पर वो ए के इक्वल आ रही है। ऐसी सिचुएशन पर एक छोटी सी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, आप ध्यान से देखिएगा जरा। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं दैट ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई? देखो क्या लिख सकते हैं, इन सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इन द केस ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई। देखो ना, ए डैश में क्या करते हैं, हमने रो को कॉलम्स में इंटरचेंज कर दिया फिर भी वो ए के इक्वल है। तो जो भी एलिमेंट होते हैं वो ए आई जे एलिमेंट ए जे आई एलिमेंट के इक्वल होता है। जैसे अगर कोई एलिमेंट ए वन वन है तो आई की जगह वन और जे की जगह पर वन, ठीक है, तो यहां पर भी वही लिखो, यहां पर ए वन। अगर हम ए वन टू इसको लिखते हैं तो आई की जगह पर वन और जे की जगह टू, इधर जाके इंटरचेंज हो जाएगा तो ये ए टू वन आ जाएगा। ए वन थ्री इज इक्वल टू ए थ्री वन, ए टू वन इज इक्वल टू ए वन टू। इसके बाद ए टू थ्री इज इक्वल टू ए थ्री टू, ए टू टू पहले कर लो, ए टू टू इज इक्वल टू ए टू टू, ए टू थ्री इज इक्वल टू ए थ्री टू, फिर ए थ्री वन इज इक्वल टू ए वन थ्री और ए थ्री टू इज इक्वल टू ए टू थ्री, ए थ्री थ्री इज इक्वल टू ए थ्री थ्री। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में ये एक कंपलसरी कंडीशन है कि उसके अंदर के जो एलिमेंट होंगे ए आई जे एलिमेंट ए जे आई एलिमेंट के इक्वल होता है, क्योंकि ट्रांसपोज खुद मैट्रिक्स ए के इक्वल है। इसलिए अब यहां से आपको देखने से एक बात पता चल रही है, जरा गौर से देखिएगा। ए वन वन इज इक्वल टू ए वन वन, एक तो इसे ध्यान से देखो। इसके बाद ए टू टू इज इक्वल टू ए टू टू, ए थ्री थ्री इज इक्वल टू ए थ्री थ्री, ठीक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ए वन टू की जगह जो एलिमेंट लिखा होगा वही एलिमेंट ए टू वन वाली जगह पर आएगा, जो एलिमेंट ए वन थ्री वाली जगह पर होगा वही एलिमेंट ए थ्री वन वाली जगह पर आएगा, जो एलिमेंट ए टू थ्री वाली जगह पर होगा वह एलिमेंट ए थ्री टू वाली जगह पर आएगा। जैसे आप चाहें तो कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स आप खुद बना सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं हमने एक मैट्रिक्स ली, उस पर लिखा ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री। ये एक जनरल रिप्रेजेंटेशन में बना रहा हूं सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। ए टू टू, ए थ्री थ्री, ओ सॉरी, ए टू थ्री, ए थ्री वन, ए थ्री टू, ए थ्री थ्री। ये एक मैट्रिक्स हमने जनरल रिप्रेजेंटेशन ले लिया मैट्रिक्स का। दिस इज द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक। अब इसको ध्यान से आप देखिए, यहां पर देखने से एक बात आपको पता चल रही है कि ये जो एलिमेंट्स हम लिखेंगे ए वन टू वाली जगह पर जो एलिमेंट आएगा वो वही आना चाहिए जो ए टू वन वाली जगह पर आएगा।
मतलब A12 वाली जगह का एलिमेंट A21 वाली जगह के एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए। A13 वाली जगह का एलिमेंट A31 वाली जगह पर आना चाहिए। A13 और A31 के एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। A23 और A32 वाली जगह के A23 और A32 वाली जगह के एलिमेंट सेम होने चाहिए। बाकी A11, A12, A2, A11, A22, A23 कुछ भी आप लिख दो, इस जगह पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ध्यान से देखिएगा, मैं एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको बना के दिखाता हूँ फिर से। अगर आपको नहीं समझ में आया, आप बिल्कुल परेशान मत हो, मैं फिर से बताता हूँ, आप ध्यान से देखिए। ये सारी चीज़ें देखी ना आपने, बस ठीक। A11, A22, A33 आप याद रखें, जब I और J इक्वल होते हैं ना तो ये एलिमेंट डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। मैं आपको बता दूं, किसी भी मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स, किसी भी मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं A11, A22, A33 ये डायगोनल एलिमेंट होते हैं। आप जनरल रिप्रेजेंटेशन में भी देख सकते हैं A11, A22, A33 दीज आर द डायगोनल एलिमेंट्स। ओके, ये एक चीज आपको याद रखना है। तो डायगोनल एलिमेंट कुछ भी आप रखो, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन याद रहे जो एलिमेंट A12 वाली जगह पर होगा वो एलिमेंट A21 वाली जगह के बराबर होना चाहिए। कहने का मतलब यूं, A12 वाली जगह का एलिमेंट और A21 वाली जगह का एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। यहां आप कुछ भी लिख लो, कुछ भी आप लिख लो। हमने लिख दिया 1 और यहां पर हमने लिख दिया 2, यहां पर हमने लिख दिया 3, यहां पर हमने लिख दिया 4 और यहां पर हमने लिख दिया 5। अब बात आती है A12 वाली जगह पर जो भी एलिमेंट लिखा गया है वही एलिमेंट A21 वाली जगह पर लिखा जाएगा। तो A12 जगह पर हमने क्या लिखा है 2, तो A21 वाली जगह पर भी हमको क्या लेना पड़ेगा 2। ओके ठीक। A13 वाली जगह पर जो एलिमेंट है वही A31 वाली जगह पर आना चाहिए। देखो A13 और A31 दोनों बराबर है, तो A13 की जगह पर अगर 3 लिखा है तो A31 की जगह पर भी आपको 3 ही लेना पड़ेगा। ऐसे ही अगर A23 की जगह पर जो एलिमेंट आपने लिखा है वही एलिमेंट A32 की जगह पर लिखोगे, कुछ भी लिख दो। यहां पर हमने लिख दिया 6 तो हमको 6 यहां पर भी लिखना पड़ेगा इस तरह से। और ये बन गई एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देख लीजिए, अब ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका पता हम कैसे लगाएंगे। अभी तो हमने आपको ये सिखाया कि आप बिना बुक से देखे सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जाम्पल आप खुद बना सकते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जाम्पल देखने के लिए आपको बुक देखने की जरूरत नहीं है, आप खुद बनाइए। क्या तरीका हमने निकाला, विकर्ण वाले अवयव कुछ भी आप लिख लो, जो मर्जी आप लिख दो, ठीक। बस ध्यान रहे ये इसके इक्वल होना चाहिए, ये इसके इक्वल होना चाहिए और ये इसके इक्वल होना चाहिए। ये इसके बराबर, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर होना चाहिए। ये हमको यहां से दिख रहा है। अब तो ये तो आपको ये बताया कि सममित मैट्रिक्स, कोई सममित अवयव आप बना कैसे सकते हैं अपने आप, उसके लिए बुक में जाने की, बुक में देखने की जरूरत आपको नहीं है। ओके, अब ये जो मैट्रिक्स बनी ये वाकई में सममित है कि नहीं है, ये हम कैसे माने। तो अगर ये सममित होगी तो इसका ट्रांसपोज खुद इसी के इक्वल आना चाहिए। तो हम इसको चेक करके देख लेते हैं। अब हम ट्रांसपोज ऑफ ए निकाल लेते हैं। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए, जिसको हम किससे लिखते हैं, ए डैश या ए टी से लिख सकते हैं। सिंपल ए डैश हम नोट कर देते हैं। इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे बनाओगे, रो को कॉलम के साथ इंटरचेंज। रो में है 1 2 3 तो इसको कॉलम में कर दो 1 2 3। फिर ये सेकेंड रो है 2 4 6 तो सेकेंड रो 2 4 6 कर दो, सेकेंड कॉलम। थर्ड रो है 3 6 5 तो थर्ड कॉलम 3 6 5 कर दो। अब आप ध्यान से देखिए, आपने जो ए डैश निकाला है दिस इज ए डैश, इसको चेक करिए। 1 2 3 1 2 3 2 4 6 2 4 6 3 6 5 3 6 5। आप इसको देखेंगे तो बेटा ये तो पूरा ए के बराबर है ना। और ए डैश की वैल्यू स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, ए डैश इज इक्वल टू ए है, इसलिए ए एक सममित अवयव है।
हम लिख सकते हैं देयरफॉर ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए एक सममित आव्यूह है। तो दोनों बातें हमने आपको सिखाई कि सममित आव्यूह कभी भी कोई बनाना हो, आप कुछ भी कर लो, बस याद रहे विकर्ण वाले एलिमेंट कुछ भी लिख लो, पर ये इसके इक्वल होना चाहिए, ये इसके इक्वल होना चाहिए और ये इसके इक्वल होना चाहिए। एक आध और बना के देखते हैं, देखो मैं आपको दिखाता हूं, जरा गौर से देखिएगा। एक और बनाओ, कुछ भी एंट्रीज ले लेते हैं, ए बी सी डी ले लेते हैं। ओके, स्मॉल लेटर्स ए बी सी डी ऐसे, और यहां विकर्ण में आप कुछ भी लिख लो, ई और यहां पर एफ। तो डायगोनल एलिमेंट हमने क्या बना दिए, ए ई और एफ, ये डायगोनल एलिमेंट बना दिए, ये ले लिए। अब यहां के एलिमेंट यहां लेना पड़ेगा, ये वाले एलिमेंट को हमें यहां लेना पड़ेगा, ये वाले एलिमेंट को हमें यहां लेना पड़ेगा। और अब आप देखिए जो ए आपकी बनी है ये एक सममित आव्यूह बन चुका है। अगर आप मानते नहीं है, आपको लगता है नहीं हम क्यों माने, हम तो चेक करेंगे, तो आप चेक कर सकते हैं, चेक कर लीजिए। इसका ए डैश निकालो। ए डैश कैसे निकालोगे, इसकी रो को कॉलम में इंटरचेंज कर दो। ए बी सी है तो आप ऐसा ए बी सी, बी ई डी, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना दो, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दो। अब आप देखो ए बी सी, बी ई डी, सी डी एफ, ये तो पूरा ए के बराबर है, स्क्वायर मैट्रिक्स है और ट्रांसपोज स्वयं ए के बराबर है, इसलिए एक ऐसा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आप चाहें तो इसका नाम बी रख सकते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए। देयरफॉर आई एम सॉरी, बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आई होप कि अब आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। ना सिर्फ ये चेक करना कि कौन सा अवयव सममित है, चेक करने का तरीका ये है, किसी भी अवयव को चेक करना है कि वो सममित है कि विषम सममित है। इसके लिए आप तुरंत उसका ट्रांसपोज निकालें। अगर उसका ट्रांसपोज खुद ए के ही इक्वल आ जाए तो बस समझ जाएं कि वो दिया गया अवयव जो है वो सममित अवयव है। सममित अवयव चेक करना भी आपको आ गया, और कोई सममित अवयव अपने आप से बनाना भी आपको आई होप कि अब आ गया होगा। ठीक है, बस ये छोटी मोटी बातें याद रखनी है। ओके, ये सममित अवयव हमने पढ़ लिया, आप प्लीज इससे नोट कर लें। ट्रांसपोज से रिलेटेड एक अवयव और भी है, उसको भी हम देखते हैं कि कैसा अवयव है वो। ओके, कैसे बनाएंगे उसको हम, और उसको कैसे चेक करना है। ठीक है, प्लीज जल्दी से नोट कर लें। दूसरा मैट्रिक्स हम ले रहे हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हिंदी में बोलते हैं विषम सममित अवयव। विषम सममित अवयव क्या होता है, देखिए डेफिनेशन में, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर ए कोई वर्ग अवयव है। स्क्वायर मैट्रिक्स मींस वर्ग अवयव, वर्ग अवयव मतलब जिसके रो और कॉलम्स आपस में उनके नंबर सेम हो। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर ए एक वर्ग अवयव है और ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस ए, जब हम उस ए का ट्रांसपोज निकालें तो वो नेगेटिव ऑफ ए के बराबर आ जाए, ए के नेगेटिव मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, देन ए इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो मैं फिर से एक बार आपको बता देता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। यदि ए एक वर्ग अवयव है और ए का परिवर्त माइनस ए के बराबर है, तब ए को विषम सममित अवयव कहा जाता है। ओके, अब इसके लिए विषम सममित अवयव के केस में क्या होना चाहिए, वहां से देखिए। इन द केस ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में, क्योंकि जो परिवर्त है मतलब रो को कॉलम में इंटरचेंज करने के बाद जो एलिमेंट मिलेंगे वो माइनस ए के बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब है इन द केस ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए आई जे की जो वैल्यू होगी वो ए जे आई के नेगेटिव के इक्वल आएगी। ए आई जे की वैल्यू ए जे आई के नेगेटिव के इक्वल आएगी। मींस इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है
कि अगर हम फिर से इन सबको चेक किया जाए तो आप जरा गौर से देखिएगा, अगर हम i और j को 1 1 ले लें दोनों को, तो यहाँ भी तो 1 1 आएगा, तो a11 इज इक्वल टू माइनस a11, a12 इज इक्वल टू माइनस a21, a13 इज इक्वल टू माइनस a31, a21 इज इक्वल टू माइनस a12, a22 इज इक्वल टू माइनस a22, a23 इज इक्वल टू माइनस a32, a31 इज इक्वल टू माइनस a13, a32 इज इक्वल टू माइनस a23 और a33 इज इक्वल टू माइनस a3। कहने का मतलब यूं, फिर से छोटी मोटी चीजें हैं, इन्हें आप जरा गौर कीजिए। सबसे पहले कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर है तो एक्चुअली क्या होता है कि जब आप स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ते हो तो नॉर्मली आप जो एग्जाम्पल इसके लेते हैं वो हम बुक से ही नोट कर लेते हैं, लेकिन नहीं, आप बनाना भी सीखिए कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को आप कैसे बना सकते हैं। कभी कोई टीचर आपसे बोल देते हैं कि चलिए अपने आप से एक विषम सममित अवयव लिख के दिखाइए हमको, फिर आप उस वक्त क्या करेंगे, समझ रहे हैं? तो आपको बनाना भी आना चाहिए, चेक करना हम बाद में चेक कर लेंगे अभी, ठीक है? अब ध्यान से आप देखें सर, यहाँ पर सबसे पहले आप ये एलिमेंट देखें, a11, a22, a33। तो जो ये a11 है, a22 है और a33, a11, a22, a2, a33, ये सारे के सारे एलिमेंट कैसे हैं? डायगोनल एलिमेंट्स हैं, विकर्ण में रखे हुए अवयव a11, a22, a33, ये सारे के सारे डायगोनल एंट्रीज हैं। अब इन डायगोनल एंट्रीज में एक छोटी सी चीज हमको देखने को मिल रही है कि अगर मैं aij इज इक्वल टू माइनस aji आया, अगर मैं i और j दोनों को सेम कर देता हूं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसको ये कर देता हूं, i को भी 1 कर देता हूं और j को भी 1, तो ये आ जाएगा a i इज इक्वल टू माइनस ai। हमने i और j दोनों सेम ही कर दिए, ai इज इक्वल टू ai। ये नेगेटिव है, इसको अगर इधर ले आओगे तो ये दोनों सेम नंबर, इधर आके इसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये इधर आके हो जाएगा ai प्लस ai और बराबर के उस तरफ क्या बचेगा 0, ये जुड़ करके बना लेगा 2ai इज इक्वल टू 0, देन ai इज इक्वल टू 0। क्या समझ रहे हैं आप इससे? आप इससे ये समझ रहे हैं कि वो सारे एलिमेंट्स जिनमें ये नंबर और ये नंबर सेम होता है, वो सारे एलिमेंट किसके बराबर होंगे? 0 के बराबर होंगे। देख लीजिए, देखिए ना, aij, दिस इज द कंडीशन फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। aij इज इक्वल टू माइनस aji, मैंने j की जगह पर भी i ही लिख लिया, तो aii इज इक्वल टू माइनस aii, इसको इधर लेके आए तो प्लस हो गया, 2ai इज इक्वल टू 0, aii इज इक्वल टू 0। अब थोड़ा गौर से फिर से मेरी बात सुनिए, अवयव के ऐसे एलिमेंट्स जिनमें ये नंबर और ये नंबर सेम होते हैं, ऐसे अवयव कैसे किसके बराबर होंगे? सब 0 के बराबर होंगे। फिर से, विषम सममित अवयव में वो एलिमेंट जिनका ये नंबर इस नंबर के बराबर होते हैं, वो एलिमेंट सब कैसे होंगे? 0। और अब आप सोचिए, बताइए कि इनमें से कौन से एलिमेंट हैं जिनमें ये नंबर सेम रहता है? आप देख रहे होंगे डायगोनल एलिमेंट्स में केवल ऐसा होता है। डायगोनल एलिमेंट्स का i और j सेम रहता है, 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3, ये सेम रहते हैं। इसलिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के ऐसे सभी अवयव जिनमें i और j सेम होंगे, वो सारे एलिमेंट कैसे होंगे? 0, अर्थात स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट होंगे वो कैसे होंगे? 0 होंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ skew symmetric matrix, diagonal elements of a skew symmetric matrix are all 0। याद रख लीजिए कि अगर एक विषम सममित अवयव है तो उसके जो डायगोनल एलिमेंट के अवयव होंगे वो सारे के सारे 0 के बराबर आ जाएंगे। ठीक, एक पहचान तो ये मिली। दूसरा,
डायगोनल एलिमेंट को आप छोड़ दीजिए, अब इनकी बात करिए। A12 वाली जगह पर जो एलिमेंट होगा वो A21 वाली जगह के एलिमेंट के नेगेटिव के बराबर होगा। चाहो तो ये नेगेटिव इधर भेज दो, अर्थात A21 वाली जगह पर जो एलिमेंट होगा वो A12 वाली जगह के नेगेटिव के बराबर होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। A12 और A21 एलिमेंट पहली बात तो बराबर होने चाहिए और दोनों में से कोई एक एलिमेंट नेगेटिव होना चाहिए। क्लियर? फिर से देखो, डायगोनल एलिमेंट की हम बात कर चुके हैं, अब इनकी बात दोबारा नहीं करेंगे। समझ आ गया आपको? दैट डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑल जीरो। दूसरे एलिमेंट्स की बात करिए, A12 A21 के बराबर होगा, A12 A21 के बराबर होगा, लेकिन इनमें से दोनों के निशान अपोजिट होंगे। एक अगर पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव होगा। सिमिलरली A31 एलिमेंट के इक्वल तो होगा, वैल्यू इक्वल होगी, लेकिन अपोजिट साइन होगा। एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव होगा। सिमिलरली A23 वाली जगह का एलिमेंट A32 वाली जगह के एलिमेंट के इक्वल आएगा। A23 वाली जगह का एलिमेंट A32 वाली जगह के एलिमेंट के इक्वल आएगा, इक्वल साइन लगा है, लेकिन दोनों अपोजिट निशान के होंगे, एक प्लस तो दूसरा माइनस होगा। अब विषम सममित अवयव को बनाने का तरीका आप सीख गए। पहली चीज क्या करनी है आपको? 3 बातें आपको याद रखनी है। पहली चीज, अगर आप विषम सममित अवयव बना रहे तो उसके विकर्ण के सभी अवयव 0 करने। दूसरी चीज, A12 और A21 के एलिमेंट बराबर होंगे, लेकिन साइन अपोजिट होंगे। A13 और A31 वाली जगह के एलिमेंट इक्वल होंगे, लेकिन साइन अपोजिट। A23 और A32 वाली जगह के एलिमेंट बराबर होंगे, लेकिन साइन अपोजिट होंगे। अब हम बनाएंगे पहले और उसके बाद चेक करके दिखाएंगे आपको। ओके, देखिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट A इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, पहले हम एग्जाम्पल बनाएंगे अपने आप से, कोई हम बुक से नहीं देखेंगे, और आप भी मत देखिए, आप यहीं पर से बनाइए। 0 1 2 3 0 0, डायगोनल एलिमेंट सारे 0 कर दिए, और यहां के एलिमेंट के इक्वल होगा, लेकिन अपोजिट साइन। ये एलिमेंट इस एलिमेंट के इक्वल होगा, बट अपोजिट साइन। फिर ये एलिमेंट इस एलिमेंट के इक्वल होगा, बट ऑफ अपोजिट साइन। आप जानते हैं ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गया है। और अगर आपको भरोसा नहीं है, देन यू कैन चेक इट, चेक कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं? चेक करने का तरीका ये है, उसका ट्रांसपोज निकालो। अगर ट्रांसपोज खुद दिए गए मैट्रिक्स के नेगेटिव के इक्वल आ जाए तो समझ जाना कि वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हम इसका ट्रांसपोज निकालने जाते हैं। ट्रांसपोज निकालेंगे, रो को कॉलम में चेंज करेंगे। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज कर दो, 0 1 2। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना दो, 1 0 3। थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दो, -2 -3 0। ऐसा। अब इसको ध्यान से देखिए, अभी ये चेक नहीं हुआ, अभी क्लियर नहीं हुआ कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ए कि नहीं है। उसके लिए काम आपको करना पड़ेगा, यहां से आप माइनस कॉमन ले लीजिए। देखिए अभी तक मैट्रिक्स के अंदर के जो अवयव हैं उनसे कॉमन लेने की बात हमने नहीं की है, क्योंकि ऐसा कोई मौका नहीं पड़ा। लेकिन आप याद रखें, जब भी किसी अवयव से कोई भी अवयव कॉमन लेंगे, कोई भी नंबर कॉमन लेंगे, तो वो सारे एलिमेंट्स से कॉमन होगा, सारे एलिमेंट से कॉमन होगा। ध्यान रखिए, जब आप किसी अवयव में किसी अदिश नंबर का गुणा कराते हो तो सारे एलिमेंट्स में करते हो कि नहीं करते हो। इसी तरीके से अगर किसी अवयव से कोई चीज कॉमन ले रहे हो तो सारे अवयवों से कॉमन लेना है आपको। हम -1 कॉमन लेना चाहते हैं, -1। जब -1 कॉमन लेंगे तो निशान बदल जाएंगे। ये क्या हो जाएगा? 0, ये 1, ये 2, ये -1 0 3 -2 -3 0। अब आप थोड़ा ध्यान से देखिए, इसको गौर से देखिए। A' इज इक्वल टू, माइनस तो आगे है, इसे पहचानिए। 0 1 2 0 1 2 -1 0 3 -1 0 3 -2 -3 0 -2 -3 0। ये किसके इक्वल है? तो A है। तो A' की जगह A लिखा, इज इक्वल टू माइनस, और इस पूरे की जगह पर क्या लिख देंगे? A। और आप देखिए A' इज इक्वल टू -A, इसका मतलब है कि दिया गया अवयव एक विषम सममित अवयव है। इसलिए मैट्रिक्स A इज अ स्क्यू
सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अवयव ए जो है इस केस में वो एक विषम सममित अवयव होगा। आई होप कि सारी चीजें आपको समझ में आ गई। सममित अवयव फिर से एक बार देखो, मैं आपको थोड़ी सी चीज रिवाइज करता हूं। अगर ए इज इक्वल टू ए डैश इज इक्वल टू ए है तो अवयव कैसा? सममित। लेकिन अगर ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए है तो अवयव कैसा? विषम सममित। सममित और विषम सममित में क्या फर्क है? सममित अवयव में विकर्ण के अवयव कुछ भी आप रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, और a12 a21 के बराबर, a13 a31 के बराबर, a23 a32 के बराबर होना चाहिए। इसी प्रकार थोड़ा सा बदलाव इसमें आया। विषम सममित अवयव वो अवयव जिसके विकर्ण के सारे अवयव सेम, विकर्ण के सारे अवयव 0 होंगे। यहां से मैंने आपको निकाल के दिखाया। उसके बाद a12 a21 के बराबर बट अपोजिट साइन, a13 a31 के बराबर बट अपोजिट साइन, a23 इज इक्वल टू a32 बट अपोजिट साइन। ओके, ये विषम सममित। तो विषम सममित बनाएंगे कैसे, क्या उनकी शर्तें हैं, क्या कंडीशन है, कैसे आप चेक करते हैं, इस सारा कुछ अब आपके सामने आ गया है। आप प्लीज इसे नोट कर लें। इसके बाद सममित और विषम सममित पर आधारित थ्योरम्स हैं, उनको हमको पढ़ना है, तो आप प्लीज जल्दी से नोट कर लें, इसके बाद हम उसको स्टडी करते हैं। ओके, नेक्स्ट बेटा, ये जो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस अभी आपने पढ़ी हैं, इनसे रिलेटेड हमारे पास हमारे सिलेबस में 2 थ्योरम हैं। उन थ्योरम्स को हमको स्टडी करना है, ठीक है, और बड़ी अच्छे थ्योरम्स हैं। जैसे थ्योरम 1, थ्योरम 1 में क्या है मैं लिखता हूं, आप ध्यान से देखिए। फॉर एनी स्क्वेयर मैट्रिक्स ए with real number entries। कहने का मतलब यूं कि अगर एक हमारे पास वर्ग अवयव a है जिसमें जितने भी एंट्रीज हैं, जितने अवयव हैं, वो सब वास्तविक संख्याएं, मतलब वास्तविक संख्याओं वाले वर्ग अवयव a में आपको याद रखना है पहली चीज कि अगर a एक वर्ग अवयव है जिसके अंदर जितने भी अवयव हैं सब वास्तविक संख्याएं हैं। a एक वर्ग अवयव है जिसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं सब कैसे? रियल नंबर हैं। सो फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स a विथ रियल नंबर एंट्रीज a प्लस a डैश इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स but a minus a dash is skew symmetric matrix। skew symmetric matrix, ये 2 चीजें आपको याद रखनी है। कहने का मतलब यूं, अगर हमारे पास कोई भी एक वर्ग अवयव a है और उस वर्ग अवयव a में सारे एंट्रीज रियल नंबर की हैं, उस वक्त आप याद रखिए कोई भी वर्ग अवयव a है, कोई भी, तो उसमें आपको याद रखना है कि a और उसके ट्रांसपोज का जो योग होता है वो सममित अवयव होता है। लेकिन a माइनस a में अगर a के ट्रांसपोज को माइनस कर दोगे तो जो मिलकर कुछ मिलता है वो एक विषम सममित अवयव होता है। थोड़ा सा स्ट्रेंज है ना कि दुनिया का कोई भी वास्तविक संख्याओं के एलिमेंट का एक वर्ग अवयव आपको a लेना है, कोई भी ले लो, और उसके बाद आप उसका a डैश निकालो, फिर a प्लस a डैश करोगे तो सममित अवयव मिलेगा, और a में a डैश माइनस कर दोगे तो विषम सममित अवयव मिलेगा। ये चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, मैं इसको एग्जाम्पल से आपको क्लियर करता हूं। एग्जाम्पल, कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, और कोई भी एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। लेट a इज इक्वल टू 1 2 3 4। ये हमने एक एग्जाम्पल ले लिया। यही तो था ना कि कोई भी वर्ग अवयव ले लो इसके अंदर वास्तविक संख्याओं की एंट्री होनी चाहिए, तो वास्तविक संख्याओं की एंट्री एक वर्ग अवयव हमने ले लिया क्योंकि इसका ऑर्डर 2/2 का है। अब हम इसका a डैश निकालेंगे।
ए डैश मीन्स ट्रांसपोज ऑफ ए। हम एटी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे निकालेंगे? रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे। पहली रो 1 2 है तो उसको पहला कॉलम बना देंगे 1 2। दूसरी रो 3 4 है तो इसको दूसरा कॉलम बना देंगे 3 4। ऐसा ये ए है और ये ए डैश है। ओके, आप सममित और विषम सममित अवयव तो पहचानते ही हैं। ठीक, सममित और विषम सममित अवयव अगर पहचानते तो पहले मैं ए प्लस ए डैश निकालूंगा। अब ए प्लस ए डैश देखिए, ए प्लस ए डैश, ए और ए डैश को ऐड करना है। ये दो अवयव हैं, इनको जोड़ना है। मैं लिखूंगा नहीं, डायरेक्ट जोड़ूंगा। दो अवयवों को ऐड करने का तरीका आपको याद है। देयर ऑर्डर शुड बी सेम। इसका ऑर्डर 2/2 है, इसका ऑर्डर भी तो 2/2 है, तो ऑर्डर आर सेम एंड करस्पॉन्डिंग एलिमेंट शुड बी एडेड। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जोड़े जाने चाहिए। तो 1 को 1 के साथ ऐड करेंगे 2, 2 को 3 के साथ ऐड करेंगे 5, 3 को 2 के साथ ऐड करेंगे 5, 4 को 4 के साथ ऐड करेंगे तो 8 आ गया। ये a प्लस ए डैश हमको मिला। इसको हम एक काम कर लेते हैं, c मान लेते हैं हम। ठीक है, क्या मान लिया हमने? c मान लिया। अब हमको ये चेक करना है कि a प्लस ए डैश कैसा है, सममित। a प्लस ए डैश को हमने माना क्या है, c। अगर आपको ये दिखाना है कि a प्लस ए डैश सममित है तो आप c को सममित दिखा दो। अब c इज इक्वल टू ये है 2558। अब c सममित है, इसके लिए चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम c डैश निकालते हैं। रो को कॉलम में चेंज करिए। इसके रो 25 है तो 25 यहाँ कर दो। सेकेंड रो 58 है तो सेकेंड कॉलम बना दो। अब आप बेटा गौर से देखिए, 2558 ये तो c के इक्वल है, तो c आ गया। इसका मतलब साफ है, c डैश इज इक्वल टू c। a डैश इज इक्वल टू a होने से अवयव a सममित अवयव होता है, तो c डैश इज इक्वल टू c होने से अवयव c सममित अवयव होगा। और अवयव c हमने माना किसको है, a प्लस ए डैश को। तो अगर c सममित है, इसका मतलब a प्लस ए डैश कैसा है, सममित है। अब a प्लस ए डैश हमने सममित दिखा दिया। अब a माइनस ए डैश की बारी है। तुरंत a माइनस ए डैश निकालिए। a माइनस ए डैश, a में a डैश को माइनस करिए, ऑर्डर सेम है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट माइनस कर दीजिए। 1 में 1 माइनस करेंगे 0, 2 में 3 माइनस करेंगे -1, 3 में 2 माइनस करेंगे +1 और 4 में 4 माइनस करेंगे 0। अब ये इसको हमें प्रूव करना है कि ये एक विषम सममित अवयव है। अगर आप थोड़ा सा भी माइंड खर्च करेंगे ना तो आपको याद आ जाएगा कि विकर्ण के अवयव कैसे हैं। इसमें 0, जो a12 है वो a21 के बराबर है, लेकिन अपोजिट साइन है। और ये किसकी निशानी थी, ये तो विषम सममित अवयव की निशानी है ना। फिर भी अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो आप इसको कुछ मान लीजिए। हम इसको मान लेते हैं कि ये इसकी वैल्यू है d। ठीक है, ये हमने माना। अब ऐसी सिचुएशन में हमको ये दिखाना है कि d अर्थात a माइनस ए डैश एक विषम सममित अवयव है। उसके लिए क्या हम निकालेंगे, d डैश निकालेंगे। d डैश करेंगे तो इसको रो को कॉलम में बदलना है, 0 -1 1 0। ओके, यहाँ से आप माइनस कॉमन कर लीजिए। -1 कॉमन करेंगे तो सारे एलिमेंट से करेंगे, सारे एलिमेंट से करेंगे तो 0 -1 1 0 ये आ जाएगा। और आप जरा ध्यान से देखें माइनस, और ये देखिए 0 -1 1 0 0 -1 1 0 तो d है, तो हमने d लिख दिया। अब आप बेटा ध्यान से देखें, d डैश जब a डैश इज इक्वल टू -a था तो a विषम सममित अवयव होता है, और अगर d डैश इज इक्वल टू -d है तो फिर d विषम सममित अवयव है। और d हमने माना किसको है, a माइनस ए डैश को। तो अगर d विषम सममित है, इसका मतलब a माइनस ए डैश विषम सममित है, इसलिए a प्लस ए डैश सममित अवयव है। सममित अवयव है, और यहां पर a माइनस ए डैश एक विषम सममित अवयव है। ठीक है, तो देखा आपने, ये पहली थ्योरम हमारी रही कि कोई भी अवयव अगर वर्ग अवयव है तो
वो आव्यूह और उसके ट्रांसपोज का जो जोड़ होगा वो सममित होगा, लेकिन अगर उस आव्यूह में हम ट्रांसपोज को माइनस कर देंगे तो फिर वो विषम सममित हो जाएगा। ठीक, और हमने आपको प्रूफ भी करके दिखा दिया। एक थ्योरम और है एंड आफ्टर दैट वी विल क्लोज इट। ओके, तो जल्दी से आप इसे नोट कर लें, इसके बाद हम उस सेकेंड थ्योरम को भी देख लेते हैं जल्दी से। इस थ्योरम में आपको होता है एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए any square matrix A with real number entries, मतलब कि अगर रियल नंबर एंट्रीज वाला कोई वर्ग आव्यूह A है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A with real number entries can be expressed as the sum of a symmetric and a skew symmetric मैट्रिक्स। देखिए इसका मीनिंग समझिए, हमने क्या लिखा है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी वर्ग आव्यूह ए, बस शर्त यह है कि उसमें वास्तविक नंबर की एंट्रीज होनी चाहिए। कोई भी वर्ग आव्यूह ए कैन बी एक्सप्रेस्ड, हम उसको प्रदर्शित कर सकते हैं, द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एक सममित और एक विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में। ठीक है, वास्तविक संख्याओं वाले किसी वर्ग आव्यूह को, देखो मैं इसे हिंदी में भी लिख देता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। वास्तविक अवयवों वाले किसी भी वर्ग आव्यूह को एक सममित तथा एक विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में, प्रदर्शित किया जा सकता है। ठीक है, एक बार फिर से देख लें, वास्तविक अवयवों वाले किसी भी वर्ग आव्यूह को एक सममित और एक विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। कैसे, थोड़ा ध्यान से देखें बेटा। मैंने एक आव्यूह ले लिया ए, माना ए एक वर्ग आव्यूह है, माना ए एक वर्ग आव्यूह है। तब थोड़ा ध्यान से सभी बच्चे देखेंगे, बहुत अच्छे से इनको समझ में आएगा। हम a इज इक्वल टू, ध्यान से देखना कि क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, हम इसको लिखेंगे a प्लस ए डैश, यहाँ पर a माइनस ए डैश। अब आप खुद बताइए, अभी अभी आपने पढ़ा है, अगर a एक वर्ग आव्यूह है तो a प्लस ए डैश कैसा है, सममित, और a माइनस ए डैश कैसा है, विषम सममित। ठीक, अब हमने इसमें भी 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें भी 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और दोनों को हमने ऐड कर दिया। ऐसा क्यों किया, आप इसको कैलकुलेट करके देखिए। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा a/2 प्लस a डैश बाई 2
इसमें से देखो प्लस ए बाई टू माइनस ए डैश बाई टू, प्लस ए डैश बाई टू माइनस ए डैश बाई टू कैंसिल, ए बाई टू और ए बाई टू मिलकर क्या हो जाएगा ए। तो इसको कैलकुलेट जब करेंगे तो किसके इक्वल आएगा ए के, और वो यहाँ लिखा हुआ है। समझ आया? इसका मतलब है हम ए को ऐसा लिख सकते हैं। और देखिए a प्लस ए डैश कैसा है, सममित। तो जब उसमें हम 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ये तब भी कैसा बना रहेगा, तब भी सममित रहेगा। किसी भी अवयव में किसी अदिश नंबर से गुणा करा देने से उसकी गुण चेंज नहीं होते। ऐसे ही यहां पर a माइनस ए डैश कैसा है, विषम सममित। उसमें अगर 1/2 से आप मल्टीप्लाई करा देंगे तो उसका कैरेक्टरिस्टिक चेंज नहीं होगा। और a माइनस ए डैश अगर विषम सममित है तो 1/2 से मल्टीप्लाई करने के बाद भी वो कैसा बना रहेगा, विषम सममित। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, a को हम क्या लिख सकते हैं, तो आंसर है a को हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 1/2 a प्लस ए डैश प्लस 1/2 a माइनस ए डैश। इसमें से ये एक सममित अवयव है, ये एक विषम सममित अवयव। अब आप देखें एक वर्ग अवयव था, उसको हमने एक सममित और एक विषम सममित अवयव के योग के रूप में लिख दिया। देख लो ना ध्यान से, एक वर्ग अवयव है उसको एक सममित और एक विषम सममित अवयव के योग के रूप में हमने लिख दिया है, प्रदर्शित कर दिया है हमने इस तरह से। समझ आ रहा है आपको? तो ये हमारी सेकंड थ्योरम है जो हमको ये करना अलाउ करती है कि आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। किसी भी वर्ग अवयव को एक सममित और एक विषम सममित वर्ग अवयव के रूप में लिखा जा सकता है। आप चाहें तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं। a इज इक्वल टू 1 2 3 4, ठीक है। इसको हमें एक सममित और एक विषम सममित अवयव के रूप में लिखना है, योग के रूप में लिखना है। मैं सबसे पहले इसका ट्रांसपोज निकालूंगा तो ये आ जाएगा, रो को कॉलम में चेंज करेंगे 1 2 3 4 आ जाएगा। अब हम निकालते हैं a प्लस ए डैश, इन दोनों का एडिशन 2 5 5 8। सिमिलरली a माइनस ए डैश निकालेंगे, 1 में 1 0, 2 में 3 माइनस 1, फिर 3 में 2 माइनस हुआ तो प्लस 1, 4 में 4 माइनस हुआ तो 0। अब आप ध्यान से देखिए ज़रा, ये जो मैट्रिक्स है 1 2 3 4 एक वर्ग अवयव है और इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 1/2 a प्लस ए डैश, a प्लस ए डैश 2 5 5 8 प्लस 1/2 a माइनस ए डैश 0 माइनस 1 1 0। आप देखें बेटा ये एक ऐसा अवयव है भैया, ये वाला, जिसको ये एक सममित अवयव है और ये कैसा है, विषम सममित अवयव है। चेक कर लें, विकर्ण में कुछ भी हो a12 a21 के बराबर है, सममित अवयव हो गया। इसको देखिए, विकर्ण के अवयव 0 हैं, a12 का एलिमेंट a21 के एलिमेंट के इक्वल है लेकिन अपोजिट साइन, तो ये विषम सममित हो गया। हमने एक अवयव को एक सममित और एक विषम सममित अवयव के योग के रूप में लिख दिया। आप इसको हल करके देखोगे यही मिल जाएगा आपको। तो ये थ्योरम सेकंड हमको बताती है कि किसी भी मैट्रिक्स को अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है विथ रियल नंबर एंट्रीज तो आप उसको एक सममित और एक विषम सममित अवयव के योग के रूप में लिख सकते हो। तो कभी भी ऐसा कहा जाएगा तो हम ये कर दिया करेंगे। बहुत ज़्यादा अगर कुछ कर सकते हैं तो आप 1/2 से मल्टीप्लाई करवा दें, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। इस तरह से ये थ्योरम नंबर 2 हो गई। और मैं आपको बताऊं कि एक्सरसाइज 3.3 का इंट्रो, उसका परिचय हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट टाइम जब भी हम मिलेंगे, सबसे पहले 3.3 से पहले आने वाले कुछ एग्जाम्पल्स हैं उनको कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज 3.3 को कैलकुलेट करेंगे। आई होप कि ये सारा कुछ आपको समझ में आया। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं। ओके, तो आज मैथमेटिक्स में हम इतना ही रखते हैं, चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू।